हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। मिशन रेलवे के अंदर हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं 45 to 50 MCQs। इतने सवालों में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन ये बायो का एक टफ चैप्टर है, और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल आते हैं तो बहुत ही आसान आते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करवाऊंगा डिटेल में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि हार्ड से हार्ड सवाल भी आए तो आप उसको आसानी से कर लें, और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में करने वाले हैं। ये सेट 1 है, और आज के इस सेट 1 में हम लोग समसूत्री विभाजन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि माइटोसिस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो अगला सेट 2 होगा उसमें हम लोग मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस इन दोनों को मिलाकर के हम लोग 45 से 50 प्रश्नों को करेंगे, और पूरा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। माइटोसिस में क्या होता है पहले आप ये जान लो थोड़ा सा, ताकि समझने में समझाने में आसानी हो। माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। आज का जो सेट 1 है ये समसूत्री विभाजन के ऊपर है, लेकिन इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। कोशिका में नाभिक होता है, नाभिक में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मान लीजिए मनुष्य की एक कोशिका है जिसके नाभिक में 46 क्रोमोसोम्स है। अब देखो यहां पर समसूत्री विभाजन है। विभाजन है तो इसका मतलब समझ में आता है कि यह विभाजित हो जाएगी कोशिका। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है। ये जनक कोशिका है और इसे बोलते हैं संतति कोशिका। तो विभाजन का तो सीधा सा मतलब है कि कोशिका जो है विभाजित हो जाएगी, है ना, कोशिका विभाजित हो जाएगी। समसूत्री का मतलब क्या होता है? समान गुणसूत्र। समान गुणसूत्र, विभाजित होने के बाद जो संतति कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी जो जनक कोशिका में थी, यानी इसमें भी 46 होंगे और इनमें भी 46 होंगे। यह समसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे। इसमें विभाजन के 2 राउंड्स चलते हैं। पहले ये एक कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित होगी, इसको कहा जाएगा मियोसिस 1। मियोसिस 1। उसके बाद फिर से ये दोनों कोशिका विभाजित होगी ऐसे, और इसे बोलते हैं मियोसिस 2। इसे बोलते हैं मियोसिस 2। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को मिला दो तो मियोसिस कहा जाता है। तो यहां पर देखिए विभाजन यहां पे हुआ ना, यहां भी विभाजित हुई कोशिका, यहां भी विभाजित हुई। समसूत्री विभाजन में विभाजन होती है तो लास्ट में 2 कोशिका बनती है, 2 संतति कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो अंत में जाकर के 4 कोशिकाएं बनती है। ये 4 कोशिकाएं देखो बनी है अंत में जाकर के। और अर्धसूत्री कहने का मतलब ये होता है कि जो संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहां पर समसूत्री है तो समान रही, यहां पर अर्धसूत्री है तो आधी हो जाएगी, यानी कि अंत में जो कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसमें आधी हो जाएगी। यानी आप ध्यान से देखो तो जो मियोसिस 1 है हमारा, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है। मियोसिस 2 में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदली है। तो हम बोलने को ये बोलते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी हो जाती है। लेकिन और अच्छे से बोले, हम थोड़ा और प्रिसाइजली बोले, एकदम एग्जैक्ट बोले, तो हम बोलते हैं कि मियोसिस 1 में, अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। समझ में आया? अब आपसे कोई कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो आप बोलेंगे कि भैया अर्धसूत्री 1 में, है ना, अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। आप और अच्छे से बता देना कि अर्धसूत्री विभाजन 1 में आधी होती है, अर्धसूत्री विभाजन 2 में आधी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं हमारे ऐप से। हमारे ऐप पर जाइए और यहां पर आप क्लिक करना,
यहाँ पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा आपको, यानी सेट 1 और सेट 2 ये दोनों जब आ जाएंगे तो दोनों को मिला करके एक साथ आपको दिया जाएगा। तब तक आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देख लो, ऐप का नाम है स्टडी ट्यूब एजुकेशन, इसके नीचे लिखा हुआ है एजुकेशन DIY7 मीडिया। ठीक है, वैसे लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है सेल साइकिल, और सेल साइकिल ये किसका है? माइटोसिस का है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में तो माइटोसिस ही करने वाले हैं, माइटोसिस के ऊपर ही प्रश्नों को करने वाले हैं। सेल साइकिल बोले तो कोशिका चक्र, एक कोशिका को विभाजित होने में जो समय लगता है वही कोशिका चक्र है। अब देखो, मैंने कितने आसानी से आपको बता दिया कि ये 46 क्रोमोसोम्स हैं कोशिका में, और ये कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है, 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है क्योंकि ये समसूत्री विभाजन है। लेकिन जितने आसानी से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ऐसा होता है, चीजें उतनी आसान नहीं है। ये पूरा आपको एक कोशिका चक्र दिखाया गया है माइटोसिस का एक कोशिका चक्र दिखाया गया है। इसमें देखो क्या होता है, पहले होता है G1 फेज, उसके बाद होता है S फेज, उसके बाद होता है G2 फेज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एज इट इज आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इन तीनों ही फेजेज को आपस में मिला दो तो इसे कहा जाता है इंटरफेज, यानी तीनों मिलकर के बनाते हैं क्या? इंटरफेज। अगर मान लो ये जो सेल साइकिल है, इसमें मान लो कि 100 मिनट्स लगते हैं, 100 मिनट्स लगते हैं, है ना, 100 मिनट्स लगते हैं इस पूरे एक कोशिका को 2 कोशिका में विभाजित होने में। एक कोशिका को 2 कोशिका में विभाजित होने में मान लो कि 100 मिनट लगते हैं, तो इस 100 में से ना 95 मिनट से भी ज्यादा समय जो है ये केवल इंटरफेज खा जाएगा। 95% या इससे ज्यादा टाइम जो है ये इंटरफेज खा जाएगा। तो 90% बोल दे, या फिर 95% बोल दे, या फिर 95% से थोड़ा ज्यादा बोल दे, ये टाइम लगता है कि इसमें इंटरफेज में कौन कौन से फेज आते हैं आपके? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसमें क्या होता है, केवल कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, ना तो कोशिका विभाजित होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और ना ही केंद्रक का विभाजन होता है, केवल विभाजन की तैयारी होती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देंगे मात्र 1 घंटे में, लेकिन उसकी तैयारी आप सालों से कर रहे हैं। ठीक वैसा ही कोशिका विभाजित होगी, उसमें 5% से भी कम टाइम लगेगा पूरा सेल साइकिल का, लेकिन उसके विभाजन की जो तैयारी है उसमें 95% से भी ज्यादा टाइम लगता है। और जो तैयारी वाला फेज है ना, उसी को कहा जाता है इंटरफेज। इसमें आते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मतलब समझ लो कुछ ऐसा हुआ, ये एक कोशिका थी, ये थोड़ी सी ग्रो कर गई, ऐसी हो गई। ठीक है, उसके बाद इंटरफेज के बाद हम लोग घुसते हैं सीधा M फेज में। M फेज को यहाँ पर हम लोग माइटोसिस फेज बोलते हैं। माइटोसिस फेज में सबसे पहले आपको मिलेगा रास्ते में प्रोफेज, उसके बाद मिलेगा मेटाफेज, उसके बाद मिलेगा एनाफेज, उसके बाद मिलेगा टेलोफेज, और लास्ट में मिलेगा आपको साइटोकाइनेसिस। ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। जो केंद्रक है ना, इसमें देखो केंद्रक होगा ना, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, इसमें क्या होगा, देखो केंद्रक का डिवीजन हो जाएगा, यानी कुछ ये सीन बन जाएगा, कुछ ये सीन बन जाएगा। ये एक न्यूक्लियस अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो केंद्रक का डिवीजन हो गया केवल इतने से। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, हिंदी में भी कैरियोकाइनेसिस ही बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इनके कंप्लीट होने के साथ ही कैरियोकाइनेसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखो G2 फेज के बाद प्रोफेज है, तब मेटाफेज है, तब एनाफेज है और तब टेलोफेज है ना। ये हमारा M फेज, ये हमारा माइटोसिस फेज है। कैरियोकाइनेसिस के बाद देखो ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। अब इसका जो है विभाजन होगा, डिवीजन होगा, है ना। तो ये यहाँ से जो है कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये देखो 2 कोशिका में, ये देखो 2 कोशिका जो है यहाँ पर नई बन गई, ये संतति कोशिका 2 बन गई। इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये याद रखने हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब चलिए करते हैं प्रश्नों को। कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग डैश का समय लगता है। अब देखिए मनुष्य की एक कोशिका है, ठीक है, मनुष्य की एक कोशिका है, उस एक कोशिका को 2 कोशिका में विभाजित होना है,
तो विभाजन में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग कोशिका चक्र बोलेंगे। यानी मनुष्य की एक कोशिका है जो ऐसे पूरा चक्र कंप्लीट करेगी, ऐसे पूरा सेल साइकिल जो है कंप्लीट करेगी। इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा? जैसे मैंने यहाँ पर 100 मिनट का एग्जाम्पल दिया था, 100 मिनट का एग्जाम्पल दिया था। मनुष्य की कोशिका है तो वहां पर आपको आंसर करना है 24 घंटे, 24 घंटे आपको आंसर करना है, ठीक है। लेकिन ईस्ट कोशिका में पूछते आपसे, ईस्ट कोशिका खमीर में, खमीर क्या है? खमीर जो है ये एक कोशिकीय कवक है। जनरली जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो खमीर है वो एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है। इसका इस्तेमाल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में, शराब बनाने में किया जाता है। इस ईस्ट कोशिका को एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है वो है 90 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 90 मिनट्स। निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है? क्या बता सकते हो? सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले कौन सा फेज होगा? G1 फेज, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेज होगा? G1 फेज। उसके बाद कौन सा होगा? S फेज। उसके बाद कौन सा होगा? G2 फेज। और उसके बाद जाकर के आपका होता है M फेज, माइटोसिस फेज। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। सी हमारा राइट आंसर। निम्न प्रवस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतर अवस्था का भाग नहीं है? अंतर अवस्था किसको बोलते हैं? इंटरफेज को बोलते हैं। अंतर अवस्था किसको बोलते हैं? इंटरफेज को बोलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि G1 फेज होता है, उसके बाद आपका S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है। इन तीनों को मिलाकर के ही इंटरफेज कहा जाता है, इंटरफेज कहा जाता है। और सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर लगता है विभाजन की तैयारी में। तो बताओ इनमें से कौन सी प्रवस्था है यानी कि फेज है जो इंटरफेज का पार्ट नहीं है? तो भाई ये M है, M फेज, जिसे हम लोग माइटोसिस फेज बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें और विभाजन नहीं होता है जीवन प्रवस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे कोशिका चक्र की डैश कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको सब समझाया, G1, S, G2, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, लेकिन मैंने G0 को छोड़ दिया, G0 को छोड़ दिया। मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये क्या करती है? अपना पूरा सेल साइकिल ऐसे कंप्लीट करती है और जाकर के दो कोशिका ऐसे नई वाली बना लेती है। लेकिन अब ये कोशिका नहीं चाहती है कि विभाजित हम हो, ये कोशिका अब नहीं चाहती है कि हम विभाजन करें। अब सवाल ये है कि भाई क्यों ना करें विभाजन जो है, और क्यों ना करें? क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर ये कोशिका जो है, एक कोशिका दो नई कोशिका बनाई है, लेकिन अब इसके विभाजन की जरूरत नहीं है, ये विभाजित करे आगे चल करके, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो ये वापस से ये सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी। तो ये जो कोशिकाएं हैं दोनों, ये सेल साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगी क्योंकि इसको विभाजित नहीं होना है। जब जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। अगर विभाजित नहीं होनी है तो आप इस जीवन में एंटर ही नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? जैसे ही नई कोशिका बनी ना, G0 में घुस जाओ। ये दोनों जो है चली जाती है G0 फेज में। जो G0 फेज है ये इनएक्टिव फेज होता है, निष्क्रिय फेज है, निष्क्रिय अवस्था है, इनएक्टिव फेज। अब इनएक्टिव फेज कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोशिका जो है ये काम नहीं कर रही है, ये मर गई है। मरी नहीं है, ये जीवित है, ये लिविंग है, लेकिन इनएक्टिव है। इनएक्टिव इस सेंस में कि ये अभी विभाजित नहीं करेगी। मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है, इनमें रिएक्शंस हो रहे हैं, ये लिविंग है, लेकिन इनएक्टिव है इस सेंस में कि ये अभी विभाजित नहीं होगी। जैसे हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे बॉडी में जो हार्ट सेल्स हैं, ये विभाजित नहीं होते हैं कभी भी। अगर किसी कारणवश आपके बॉडी से मान लो 100 न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो खत्म हो गए, वो नई जो है नहीं बनेंगे। जैसे जो हमारी त्वचा है, त्वचा की जो कोशिका है वो जब छिल जाती है, मान लो आपने दीवार पे जानबूझ करके रगड़ दिया तो छिल गई त्वचा की कोशिका, वहां की कोशिका कुछ मर गई, तो वहां पर कुछ दिन के बाद नई त्वचा बन जाती है ना। कैसे बन जाती है? माइटोसिस से। जो अगल बगल की कोशिका होती है वो G0 फेज में होती है, लेकिन जैसे वहां पर त्वचा कुछ छिलती है, कुछ कोशिका मरती है, तो अब उस जगह पे नई कोशिका बनानी है, नई त्वचा बनानी है, तो कैसे बनेगी? माइटोसिस के जरिए कोशिका विभाजन करना होगा। तो जो अभी तक जो त्वचा की कोशिका थी, जो विभाजित नहीं हो रही थी, वो घुस जाएगी कहाँ? G0 फेज, G1 फेज में। G0 से निकल करके G1 फेज में। मान लीजिए ना कि यही त्वचा की कोशिका है, यही त्वचा की कोशिका है, यही त्वचा की कोशिका है। जब त्वचा छिली थी ना, तब जितने पार्ट में त्वचा जो छिली हुई थी उसके अगल बगल में मान लो कि ये एक कोशिका थी और ये पहले G0 फेज में थी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि G0 फेज में थी, ये G0 फेज में थी, लेकिन त्वचा के छिलने के बाद जो है ये
कूद गई जी नॉट से जीवन में, जी नॉट से जीवन में, जैसे ही जीवन में आएगी ना, अब इसको पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट करके नई कोशिका बनाएगी। जो न्यूरॉन्स है हार्ट सेल्स है, ये कभी डिवाइड नहीं करते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं, तो ये हमेशा जी नॉट फेज में होते हैं। तो कुछ कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होगी, वो जी नॉट फेज में बैठी रहेगी अपना। जी नॉट फेज में बैठी है, इसको हम लोग निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, इनएक्टिव फेज कहते हैं, इनएक्टिव फेज कहते हैं। इसी को हम लोग शांत अवस्था कहते हैं, है ना, शांत अवस्था कहते हैं, शांत अवस्था कहते हैं। इसमें जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होती है, रिएक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स, हार्ट सेल्स सारे तो काम कर रहे हैं ना हमारे बॉडी में, नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन इनएक्टिव है इस सेंस में कि ये विभाजित नहीं हो रही है, तो जी नॉट फेज हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रारूपिक अवस्था डीएनए द्विगुणन के लिए जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारा सेल साइकिल है, इसमें देखो इंटरफेज के अंदर G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। ये S फेज, ये जो S फेज है, ये जो S फेज है ना, इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज? सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन बोले तो कॉपी बनता है, रेप्लिकेशन बोले तो कॉपी बनता है। डीएनए का क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है। और अगर कोशिका जंतु कोशिका है, जंतु की कोशिका है, तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं ना जंतु कोशिका में, इसका भी क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगा, इसका भी एक कॉपी बन जाएगा। ये दोनों काम होते हैं किसमें? एस फेज में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। एस फेज से सवाल आएगा तो इन्हीं 2 पॉइंट से आएगा कि डीएनए का कॉपी बन जाता है, डीएनए का जो अमाउंट होगा डबल हो जाएगा, है ना, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, नाभिक में क्या है कि मान लीजिए कि ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये मैंने डीएनए बना दिया कि नाभिक में ये सारे डीएनए हैं। तो एस फेज में क्या होगा, इसी का क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगा। एस फेज में इसी का एक कॉपी बन जाएगा। देखो कॉपी बन गया एस फेज में। और अगर जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका है, तो मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। तो इसी में क्या है कि सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम होता है जो कि सेंट्रियोल से बनता है। ये पहले एक सेंट्रियोल था ना, इसी फेज में क्या होगा कि इसका भी एक कॉपी बन जाएगा, इसका भी एक कॉपी बन जाएगा। सेंट्रियोल्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तारक केंद्र, है ना, तारक केंद्र। क्या है ये? तारक केंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस। मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कौन सी प्रावस्था कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय लेती है? कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय किसमें जाता है? कोशिका विभाजन की तैयारी में, जिसे कहा जाता है अंतरावस्था, इंग्लिश में बोले तो इंटरफेज। इंटरफेज, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है। मैंने आपसे कहा कभी 90% आ जाएगा, कभी 95% आ जाएगा, कभी 95% से ज्यादा आ जाएगा। एस फेज, इंटरफेज है ना, इंटरफेज। कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में मैंने आपसे कहा कि केवल तैयारी होती है, सेल का जो है ग्रोथ होता है, सेल का साइज बड़ा होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल का भी कॉपी बनता है। तो यही सब काम होता है, कुछ प्रोटीन्स बनते हैं। तो अंतर अवस्था हमारा आंसर हो जाएगा, इंटरफेज हमारा आंसर हो जाएगा। डैश प्रावस्था गुणसूत्र की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। इस पर भी क्या करो आप, वीवीआई मार्क कर दो। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम के स्टडी के लिए, क्रोमोसोम के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्रोमोसोम दिखता कैसा है ना, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, आकारिकी का मतलब वही होता है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, दिखता कैसा है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो सेल साइकिल का एक फेज होता है जिसे मेटाफेज कहते हैं, सबसे बढ़िया फेज होता है। सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है इस मेटाफेज में। देखो क्रोमोसोम बन जाता है प्रोफेज में, लेकिन दिखाई कब पड़ता है? अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मेटाफेज में, बहुत ही अच्छे से मेटाफेज में दिखाई पड़ता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप, इंटरफेज
कंप्लीट हो चुका है। इंटरफेज में जो G1 होता है, S होता है, G2 होता है, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं M फेज में। M फेज में जो पहला फेज है वो प्रोफेज होता है। अब इस प्रोफेज में देखो क्या होता है कि जो आपके क्रोमेटिन्स होते हैं, जो आपके क्रोमेटिन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है ये नाभिक है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन्स होते हैं आपके, है ना। इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन्स होते हैं, इसमें ऐसे क्रोमेटिन्स होते हैं। ये क्या है, क्रोमेटिन है। ये क्या है, क्रोमेटिन्स है। ये क्रोमेटिन्स जो होते हैं ये आपके बन जाते हैं क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गुणसूत्र में। अगर मनुष्य की कोशिका है तो ये क्रोमेटिन्स 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काम तो प्रोफेज में ही हो जाता है, कि गुणसूत्र बन जाता है, लेकिन गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा इस मेटाफेज में, जो कि जस्ट प्रोफेज के बाद का फेज है। इतना ही नहीं, इस प्रोफेज में जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गायब हो जाता है। जो केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस जिसे हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, सही है ना, न्यूक्लियोलस देख लेना, ये गायब हो जाएगा। उसके बाद जो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। जो नाभिकीय झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी टूट फूट करके गायब हो जाती है। ये सारे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब कौन से फेज में, प्रोफेज में ये सारे गायब हो जाते हैं। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, केंद्रिका, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नाभिकीय झिल्ली, ये गायब हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरफेज में ये आपको नाभिकीय झिल्ली साफ साफ दिखाई पड़ रही है, ये आपको क्रोमेटिन दिखाया जा रहा है। और यहां पर देखो इंटरफेज में ही जो एस फेज था उसमें देखो सेंट्रियोल भी डबल हो चुका है। प्रोफेज में क्या होगा, नाभिकीय झिल्ली गायब हो चुकी है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। देखो क्रोमोसोम जो है ऐसा आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ऐसा आपको दिखाया गया है। क्रोमोसोम्स तो आप जानते होंगे ना, कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको दिखाया गया, 3 क्रोमोसोम्स आपको दिखाए गए हैं। और आपको ये दिखाया गया है कि जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये अपोजिट पोल पर चलना शुरू कर देते हैं। अपोजिट पोल बोले तो देखो अभी ये दोनों पास पास है ना, इस वाले फेज में देखो यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर छोड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है ये छोड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर छोड़ भी रहे हैं और अपोजिट पोल पर मूव भी कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर छोड़ भी रहे हैं, देखो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आपको बहुत छोटा छोटा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना लंबा लंबा दिखाया गया है। तो प्रोफेज में क्या सब हुआ, ये सारे गायब हो गए। जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल पर चलना शुरू कर दिए हैं, विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू कर दिए हैं। और साथ में क्या छोड़े जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर छोड़े जा रहे हैं। इसको बोलते हैं तुर्क रेशे जो है, या फिर तर्कु रेशे जो है, ये छोड़े जा रहे हैं। मेटाफेज में जाने के बाद क्या होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स देखो लाइन से लग जाते हैं एक ही लाइन में। मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो सारे के सारे 46 क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेज में ऐसे एक ही लाइन पर आ जाएंगे, ऐसे एक ही लाइन पे। मैंने यहाँ पर 3 बनाकर दिखाया है, लेकिन सारे के सारे 46 जो होंगे वो एक ही लाइन पर आकर के ऐसे लग जाते हैं। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। एक ही इक्वेटर पर आकर के ये सारे अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। आप ध्यान से देखो यहाँ पर सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए ना, इसी को कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेज में जाने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये आकर के क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक बनाकर दिखा रहा हूं। इसी वाले में से एक को मैं उठाता हूं, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये देखो सेंट्रियोल है, जो 2 कॉपी बना था वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर तो प्रोफेज से ही बनाना शुरू कर दिए थे। अब देखो क्या होगा, यहां से ये जो सेंट्रियोल है ये एक स्पिंडल फाइबर यहां पर छोड़ेगा और ये एक स्पिंडल फाइबर यहां पर छोड़ेगा। ये स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाएगा इस क्रोमोसोम से। अच्छा, अटैचमेंट के लिए जो है एक यहां पर डिस्क बनता है प्रोटीन का, जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। ये आगे एक सवाल आएगा, उसमें आपको मैं और अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है।
तो जितने भी आपको यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, सारे क्रोमोसोम्स पर स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं। यहां पर अगर मैं एक और इस प्रकार से, तो स्पिंडल फाइबर यहां से आकर के भी ऐसे अटैच होगा। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है आकर के अटैच हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम से, और दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स को खींचते हैं अपनी अपनी ओर, और इस तरीके से आकर के सारे जो है एक साथ अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं एक साथ। इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और यही वो फेज है जिसमें जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पष्ट दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भाई मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई करनी है क्रोमोसोम्स को लेकर के, तो आपके लिए बेस्ट फेज है मेटाफेज। तो प्रोफेज और मेटाफेज में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है। अब यहीं पर मैं आपको एनाफेज के बारे में भी बता देता हूं, है ना। एनाफेज में देखो क्या हुआ, ये स्पिंडल फाइबर यहां ऐसे आकर के क्रोमोसोम से अटैच है ना। अब क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर भाई इसे इधर की ओर खींच रहा है क्रोमोसोम को, और ये इधर की ओर खींच रहा है। ये क्रोमोसोम बीच से ही ऐसे अलग हो जाएगा। अभी जो है इसके पास 2 क्रोमेटिड्स है, ठीक है। यहां पर देख लो आप, ये अपने आप में एक क्रोमोसोम है और ये पूरा अपने आप में एक क्रोमेटिड है। मतलब एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है। ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। एक गुणसूत्र बिंदु मतलब एक क्रोमोसोम, और यहां पर एक ही क्रोमेटिड है, अर्ध गुणसूत्र है, वो है ये। अच्छा, एक और मैं बनाता हूं यहां पर देखो एक ही गुणसूत्र बिंदु है, मतलब अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम्स है, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इस बार 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये और जो दूसरा क्रोमेटिड है वो ये है। तो यहां पर जो भी आपको क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं उनमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो एनाफेज में क्या होगा ना कि इस वाले एक क्रोमोसोम में मान लो 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो सारे में क्या है कि 2 क्रोमेटिड्स हैं। वो दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा। मतलब अब क्या होगा, यहां पर कुछ ये हाल हो जाएगा, है ना। ये मेटाफेजिक प्लेट था ना, ये हो जाएगा, कुछ ये हाल हो जाएगा। ये स्पिंडल फाइबर है, समझ में आया। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा वाला क्रोमेटिड, ये दोनों अलग हो जाते हैं किसमें, एनाफेज में। देखो आपको दिखाया गया है एनाफेज में ये अलग हो गए हैं, दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं। अब यही जो क्रोमेटिड है फ्यूचर में जो कोशिका बनने वाली है 2 विभाजित होकर के, उनके ये गुणसूत्र कहे जाएंगे, उनके ये क्रोमोसोम कहे जाएंगे। ये क्रोमेटिड चला जाएगा एक कोशिका में और ये क्रोमेटिड चला जाएगा जो दूसरी वाली कोशिका होगी उसमें, और उसमें ये कहलाएंगे दोनों गुणसूत्र एक क्रोमेटिड वाले। समझ में आया आपको। एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गया, क्रोमेटिड्स अलग हो गए। सेंट्रोमियर टूट गया, क्रोमेटिड्स अलग हो गए, किसमें, एनाफेज में ऐसा होता है। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ठीक प्रोफेज के उल्टा है। टीलोफेज में क्या होगा, ठीक प्रोफेज के उल्टा है। प्रोफेज में क्या हुआ था भाई, देख लो, क्रोमेटिन्स जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया था। टीलोफेज में क्या होगा, वापस से ये जो क्रोमोसोम्स जो है, जो एक क्रोमेटिड वाला है, जो मैंने आपसे कहा कि नई कोशिका का ये गुणसूत्र है, ये वापस से डीकंडेंस हो जाएगा, ऐसे क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले में भी ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा प्रोफेज का। प्रोफेज में और क्या हुआ था, ER, न्यूक्लियस, गोल्जी काय, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे गायब हो गए थे ना, ये सब लौट कर आ जाएंगे, टीलोफेज में। देखो प्रोफेज में गायब हो गया था ना, वापस से देखो आ गया, ये वापस से देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आ चुकी है। सब जो भी गायब हो गया था ना प्रोफेज में, सब के सब वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर देखो वापस से क्रोमेटिन बन चुका है, और न्यूक्लियस का डिवीजन जो है यहाँ पर हो चुका है। अब आपको साफ साफ 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रोफेज का ठीक उल्टा टीलोफेज है। जो कुछ भी प्रोफेज में हुआ है उसका ठीक उल्टा कर दो टीलोफेज में, और इसी के साथ इस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के साथ न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है साइटोकाइनेसिस। ये जो कोशिका द्रव है यहाँ पर जो बचा हुआ है भाई, इसको भी काट दो ना, यहाँ से इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। देखो 2 कोशिका यहाँ पर नई बन गई है। पूरा का पूरा मैंने माइटोसिस आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब चलिए करते हैं प्रश्नों को। टीलोफेज अवस्था के लिए निम्न में से क्या सही है। टीलोफेज, ये टीलोफेज क्या सही है।
गुणसूत्र भिन्न तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं। क्या ऐसा होता है? गुणसूत्र भिन्न तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि गुणसूत्र अपनी पहचान को खो दिया है? सही बात है, गुणसूत्र जो है ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया है। तो क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ? अपनी पहचान को खो दिया। तो ये सही हो जाएगा। गुणसूत्र विपरीत तुर्क ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, ये भी सही है। गुणसूत्र विपरीत तर्क ध्रुवों पर यानी कि अपोजिट पोल पर एकत्रित हो जाते हैं। ये भी सही है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर पुनः बन जाते हैं। यार ये तो सारे के सारे सही हैं, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये सब के सब सही है। देखो यहाँ पर जो आपके ये थे ना, जो क्रोमोसोम्स थे, ये अपोजिट पोल पर ही चले हैं ना, ये अपोजिट पोल है, एक ये साइड एक ये साइड। तो इधर का जो स्पिंडल फाइबर है इन सारे गुणसूत्रों को जो है इधर की ओर लेकर के जा रहा है, और इधर का जो है वो इधर की ओर लेकर जा रहा है। तो ये पहुंच जाते हैं टीलोफेज में, दोनों ध्रुव पर। तो ये सारी घटनाएं जो है ये टीलोफेज में हो रही है, टीलोफेज में हो रही है। प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है पर्ण शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, युग्मक। देखिए ये प्लांट है, ये प्लांट की जड़ है और ये प्ररोह है। तो जो प्ररोह है उसके शीर्ष पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, विभाज्य ऊतक होती है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। और जो जड़ें होती है इसको रूट टिप बोलते हैं। रूट टिप जो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल शीर्ष, हमारा आंसर यहाँ पर मूल शीर्ष ही है। यहाँ पर भी क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो कि सेल से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। और इनका खासियत क्या है कि ये डिवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करते हैं। इनका खासियत क्या है कि डिवाइड करते हैं, और जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये डिवाइड करते हैं। यही कारण है कि प्लांट जो है जीवन भर वृद्धि करते हैं। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये वृद्धि करते ही रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। इनकी लंबाई बढ़ती रहती है, चाहे भले ही कम बढ़े लेकिन बढ़ती रहती है। इनके पीछे जिम्मेवार कौन है? यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है जिम्मेवार है। ठीक है, लेकिन हमें माइटोसिस को अच्छे से पढ़ना है, तो इन दोनों में से भी हमें अगर चूज करना हो तो हम लोग रूट टिप को चूज करते हैं। हम लोग रूट टिप को चूज करते हैं। ये रूट टिप है और ये शूट टिप है। शूट बोले तो जो एरियल पार्ट है, जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ये सारे जो है आपके शूट कहे जाते हैं। शूट टिप मतलब ये। कौन सा प्लांट लिया जाता है माइटोसिस को अच्छे से स्टडी करने के लिए? तो सबसे ज्यादा लिया जाता है ओनियन, है ना, ओनियन, प्याज। प्याज की जो जड़ें होती है, प्याज की जो जड़ें होती है और उस जड़ की जो शीर्ष होती है, वहां से कोशिका को लिया जाता है और माइटोसिस उसमें देखा जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब विभाज्य ऊतक की कोशिका, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब विभाज्य ऊतक की कोशिका। समसूत्री तर्क मुख्य रूप से डैश प्रोटीन के बने होते हैं। समसूत्री तर्क बोले तो माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल्स। जो आपने स्पिंडल फाइबर देखा जो आकर के अटैच होता है क्रोमोसोम से, उसी की बात की जा रही है। तो माइटोटिक स्पिंडल रहे या फिर मियोटिक स्पिंडल रहे, आंसर चेंज नहीं होगा। ट्यूब्यूलिन, है ना, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये जो मायोसिन और एक्टिन है ये हमारे मसल्स प्रोटीन है, ये हमारे मसल्स प्रोटीन है, और इन्हीं दोनों को एक साथ मिला दो तो एक्टोमायोसिन कहलाएगा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। निम्न में से किसमें माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित होते हैं? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये आपको मिल जाएगा फ्लैजला में। फ्लैजला की मदद से कोशिकाएं जो होती है वो चलती है। तर्क तंतु में, स्पिंडल फाइबर्स में जो हम लोगों ने देखा अभी, और सेंट्रियोल में जो केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो इन सारे में जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा तो ए हमारा आंसर। कोशिका विभाजन के दौरान तर्क तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर्स संघनित हो रहे गुणसूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र पर जाकर के जुड़ते हैं। इस क्षेत्र को कहते हैं,
देखिए यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ते हैं, लेकिन क्रोमोसोम पे एक स्पेशल जगह होता है जहां पर जाकर के ये जुड़ते हैं। उसी के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो, ये मैंने सेंट्रोमियर बना दिया और यहां पर मैं बना रहा हूं क्रोमोसोम्स जिनके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, जिनके पास क्या है कि 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये मैंने बना दिया 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। ये 2 क्रोमेटिड कौन कौन से हैं? एक तो ये है आपका, ठीक है, और दूसरा ये है। पता नहीं चल रहा है ना, चलो कलर मैंने चेंज कर दिया। ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा वाला क्रोमेटिड। अब ये जो सेंट्रोमियर है ना, इस पर एक प्रोटीन का डिस्क होता है। इस पर क्या है कि प्रोटीन का एक डिस्क होता है, प्रोटीन का डिस्क होता है। ये क्या है? प्रोटीन डिस्क, प्रोटीन डिस्क। इसको ना काइनेटोकोर कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। काइनेटोकोर हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका सेंट्रियोल था, जो कि स्पिंडल फाइबर ये बना रहे थे, ये आकर के इसी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, जो कि प्रोटीन डिस्क है सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु, क्रोमेटिड यानी कि अर्ध गुणसूत्र, और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। अच्छा, यहां पर देखो मैं बार बार ऐसे बना रहा हूं सेंट्रियोल। ये देखो 2 सेंट्रियोल हैं, ये 2 सेंट्रियोल हैं जो कि बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं, और इसके चारों तरफ भी कुछ पदार्थ मौजूद होता है। तो इसके चारों तरफ जो पदार्थ मौजूद है, इसके चारों तरफ जो भी पदार्थ मौजूद है, और ये जो सेंट्रियोल है, ये सब मिल करके ही कहलाते हैं आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से आकर के जुड़ता है, आप बोलेंगे कि स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर होता है उससे आकर के अटैच होता है। ठीक है, तो काइनेटोकोर हमारा आंसर हो जाएगा। समसूत्रण की किस प्रावस्था को केंद्रक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेज का व्युत्क्रम माना जाता है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को प्रोफेज का उल्टा माना जाता है। प्रोफेज का उल्टा कौन है? टीलोफेज है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन डैश विधि द्वारा डैश दिशा में होता है, जबकि पादप कोशिका में यह डैश विधि द्वारा डैश दिशा में होता है। जब आपका इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो केंद्र का विभाजन हो जाता है। अब बारी आती है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है ये प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो है कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे यहाँ देखो, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में देखो कैरियोकाइनेसिस वाला काम हो चुका है, केंद्रक का विभाजन जो है हो चुका है, 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है, लेकिन कोशिका अभी एक ही है, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है जंतु कोशिका के इसमें कि खांच बनता है। ये जो आपको दिखाया गया इसे फॉरो बोलते हैं, खांच बोलते हैं। ये खांच जो है, ये खांच दोनों साइड से जो है गहरा होता चला जाता है ना। ये खांच इधर से थोड़ा गहरा होगा, थोड़ा इधर से गहरा होगा, थोड़ा और इधर से गहरा होगा, थोड़ा और इधर से गहरा होगा, और फाइनली सेंटर में जाकर के दोनों एंड जो है मिल जाते हैं। और इस तरीके से जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और 2 नई कोशिका संतति कोशिका बन जाती है। तो इसमें क्या हुआ? खांच के जरिए हुआ है ना। हमसे पहले पूछा जंतु कोशिका में, तो खांच के जरिए हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके कट जाते हैं। कोशिका पट्टिका खांच के जरिए हुआ है, और देखो आप तो केंद्र की ओर हुआ है ना। खांच जो है केंद्र की ओर बढ़ते गया, कोशिका द्रव्य में केंद्र की ओर बढ़ते गया, और दोनों तरफ से खांच जो है मिल गई, तो खांच अभिकेंद्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लांट सेल में देखो क्या होता है, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, तो ये खांच बनने नहीं देगी, ये कोशिका भित्ति जो है खांच बनने नहीं देगी। तो इसमें क्या होता है? सेल प्लेट होता है। इसमें क्या होता है कि सेल प्लेट होता है, साइटोप्लाज्म में पहले से सेल प्लेट होता है ना, सेल प्लेट होता है। ये सेल प्लेट जो है ये केंद्र से दूर जो पहले से कोशिका भित्ति है, इधर की ओर ये सेल प्लेट जो है ये ग्रो करता चला जाता है। ये जो सेल प्लेट है ये दोनों तरफ से जो है ऐसे, मान लो पहले ये सेल प्लेट जो है ये केंद्र में था, अब क्या होगा? इधर और इधर दोनों साइड से जो सेल प्लेट है ग्रो करेगा, और पहले से जो कोशिका भित्ति है उससे जाकर के ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसमें होता है। तो इसमें क्या है कि केंद्र से दूर जो है ग्रोथ हो रही है,
तो इसे कहते हैं कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट बोले तो कोशिका पट्टिका, और अपिकेंद्री, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। असूत्री विभाजन सामान्यतः इनमें पाया जाता है, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सेलुलर है ना, सेलुलर, सेलुलर मतलब क्या, कोश के मतलब क्या, कोशिका जैसी, ठीक है, कोशिका जैसी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ए सेलुलर, ए लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोशिका जैसी नहीं है। तो आपने पढ़ लिया माइटोसिस कि भाई माइटोसिस में क्या होता है, लेकिन यहां पर ए माइटोसिस से ए लगा दिया, मतलब माइटोसिस जैसा नहीं है। माइटोसिस मतलब माइटोसिस समसूत्री विभाजन जो आपने पढ़ा, और ए माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन नहीं है, है ना, माइटोसिस नहीं है। जैसे यहाँ पर सेलुलर है, कोशिकीय, कोशिका जैसी, यहाँ ए सेलुलर है, कोशिका जैसी नहीं है। तो ए माइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि माइटोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस नहीं हो रहा है। तो बिना माइटोसिस के विभाजन इनमें से किस में होता है, सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वही होते हैं प्रोकैरियोट्स। इनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया सीधा दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाते हैं, वहां पर ना तो माइटोसिस होता है ना ही मियोसिस होता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं देखा जाता है। तो हम बोलते हैं कि ए माइटोसिस के जरिए जो है बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। जो आप बाइनरी फिजन देखते हो ना बैक्टीरिया में, द्विखंडन, वही है ए माइटोसिस। बिना केंद्रक विभाजन के गुणसूत्र द्विगुणन कहलाता है। अब देखो सेल में क्या हुआ, इसमें मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स थे, है ना, ये क्रोमोसोम्स थे। अब क्या हुआ कि ये केंद्रक का डिवीजन हुआ नहीं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स थे ये रेप्लिकेट कर गए, है ना, ये रेप्लिकेट कर गए। पहले से 2 था, अब 4 हो गया। इसको बोलते हैं अंतः समसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस। डी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है और पहली बार में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और दूसरी बार में नहीं बदलती है, मियोसिस 2 में। समसूत्री में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है और गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, लेकिन यहाँ केंद्रक का विभाजन भी नहीं हुआ और गुणसूत्र की संख्या डबल होगी पहले से। इसे कहा जाता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस अंतः समसूत्री विभाजन। ये क्या है, यह है आपका लटाई। लटाई का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि जो बहुत सारे हमारे पास धागे होते हैं उसको अच्छे से एक जगह पर हम लपेट सके, कम से कम जगह पर लपेट सके। जो बहुत सारे धागे होते हैं, अगर मान लो लटाई ना हो तो ये धागे बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और ये उलझ भी जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि लटाई का इस्तेमाल करते हैं। लटाई का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा सा क्या करते हैं कि एक ऐसे लकड़ी का कोई टुकड़ा उठाते हैं और इस पर जो है हम लोग धागे को लपेट देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कम से कम एरिया में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा धागा को लपेट पाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये होता है कि नहीं होता है, कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा धागा क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपका डीएनए होता है ये भी धागा ही है, ये भी जो है धागा ही है, ये भी स्टैंड ही है, ये भी क्या है, स्टैंड ही है। डीएनए भी अपने आप में क्या है कि धागा ही है, स्टैंड ही है, कुछ ऐसा ही है। तो इस डीएनए को लपेटने के लिए भी हमारे पास क्या है कि सेल के अंदर जुगाड़ है, और वो जुगाड़ कौन सा है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन आपने सुना होगा। हिस्टोन अपने आप में प्रोटीन का एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स आते हैं, लेकिन हम लोग हिस्टोन प्रोटीन ही बोलते हैं। तो ये जो डीएनए का अपना एक धागा है, इसको क्या करना है कि कम से कम जगह पर लपेटना है। ये क्या करे कि कंडेंस हो जाए कम से कम जगह पे। तो देखो ऐसी हिस्टोन प्रोटीन पर ये ऐसे लिपट जाते हैं, देखो आपको दिखाया गया है, ये हिस्टोन प्रोटीन पर देखो ऐसे लिपट गया, ऐसे लिपट गया। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटने के बाद जो संरचना हमें दिखाई पड़ती है उसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो डीएनए जाकर के किस पर लिपटता है, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना। डीएनए जो है जाकर के लिपट गया किस पर, हिस्टोन प्रोटीन पर, तब जो संरचना बनी उससे हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम कहा। तो ये आपका डीएनए है जो कि हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट गया। लिपटने के बाद देखो ये आपका क्रोमेटीन बन गया, ये आपका क्रोमेटीन बन गया, और फिर क्रोमेटीन जो है ये प्रोफेज में जाकर के क्रोमोसोम बन जाता है। अगर कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो आपका ये डीएनए जो है ये कंडेंस होकर के क्रोमेटीन के फॉर्म में होता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है तो प्रोफेज में जाकर के यही क्रोमेटीन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारे आपको जो है क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, ये सारे जो है आपको क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं।
एक है मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच में होंगे, यानी जो क्रोमेटिड्स होंगे आपके ये समान लंबाई के होंगे। ये क्रोमेटिड की ये जो भुजा है और ये जो भुजा है ये समान लंबाई की है। ये जो भुजा है ये जो भुजा है ये समान लंबाई की है। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्रोमेटिड है ना, ये एक, ये दो, ये पूरा एक क्रोमेटिड, ये दूसरा वाला क्रोमेटिड, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों जो है एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है ना, एक ही क्रोमोसोम के हैं, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, तो इसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। लेकिन इतने पार्ट को हम लोग आर्म बोलते हैं। ये आर्म है, ये आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। दो अर्धगुणसूत्र हैं, दोनों अर्धगुणसूत्र एक ही गुणसूत्र के हैं, एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो जो ये आर्म्स होते हैं ये आपके इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना, इक्वल लेंथ के होते हैं। यहां पर देखो तो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, तो ये जो आर्म है ये छोटा है और ये जो है ये बड़ा है, तो इसे कहेंगे सब सेंट्रिक। सेंट्रोमियर और ऊपर खिसका दो तो अब ये और छोटा आर्म है, ये बड़ा आर्म है, तो एक आर्म बहुत छोटा, दूसरा आर्म बहुत बड़ा, इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एकदम एंड पर पहुंच जाए, एकदम एंड पर पहुंच जाए ये सेंट्रोमियर, तो इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ये जो क्रोमोसोम है ये आपको नहीं दिखेगा ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो है ये वाला क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। एक दो मैंने इसको तीन नाम दे दिया। अब ये तीन और दो ये दोनों भी क्या है कि क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, तो इसे कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों बहनें नहीं है, नॉन सिस्टर है ये। समझ में आया? तो ये सारे टाइप्स हैं जो लिखे हुए हैं, इसको मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है। अब ये लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताते जाना चाहता हूं। ये काम आएगा अगले वाले सेट के लिए, सेट नंबर 2 के लिए, तो आप अच्छे से अभी समझ लो ताकि अगले वाले सेट में हम लोग आसानी से आगे बढ़ सके फटाफट से। मनुष्यों की जो कोशिका होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी को क्या है कि कभी कभी आप बोलते हो कि 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, है ना, 23 पेयर्स होते हैं। देखो आपको दिखाया गया है मनुष्यों के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग किया गया है 23 तक, 23 तक। अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर जो 23वां जो 23rd पेयर है, यानी कि जो 45th एंड 46 क्रोमोसोम है ये XX है। अगर आप लड़का है तो आप में जो 23rd पेयर है वो है XY। तो इस तरीके से जो आपको 46 गुणसूत्र दिखाया गया है, 46 गुणसूत्र दिखाया गया है। और अब ध्यान से देखो तो प्रत्येक पेयर में जो आने वाले 2 क्रोमोसोम्स हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? यहां पर आप देखो तो दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे दिख रहे हैं लगभग। यहां पर देखो तो एक जैसे दिख रहे हैं, यहां पर देखो तो एक जैसे दिख रहे हैं, यहां पर देखो तो एक जैसे दिख रहे हैं, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लगभग आइडेंटिकल लेंथ के हैं, समान लंबाई के हैं, लगभग जो है समान लंबाई के हैं, समान दिखते हैं। और इतना ही नहीं, जो जीन इस वाले क्रोमोसोम पर जिस ऑर्डर में अरेंज्ड है वही जीन इस वाले क्रोमोसोम पर उसी ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे मान लो इस वाले में सबसे ऊपर वाला जो जीन है वो हमारे लंबाई को कंट्रोल कर रहा है, तो यहां भी सबसे ऊपर वाला जो जीन होगा ये भी हमारे लंबाई को ही कंट्रोल करेगा। मान लीजिए इसके बाद जो दूसरे नंबर का जीन है ये हमारे त्वचा के रंग को कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें भी जो दूसरे नंबर का जीन होगा वो हमारे त्वचा के रंग को ही कंट्रोल करेगा। मान लीजिए तीसरे नंबर पर जो जीन है ये हमारे आंख उसके रंग को कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पर भी जो तीसरे नंबर का जीन होगा वो हमारे, तो इसे बोलते हैं हम लोग समजात गुणसूत्र। प्रत्येक पेयर में ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र। तो जो भी आप पेयर में 2 क्रोमोसोम्स देख रहे हैं ये दोनों आपस में कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र। जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं, मॉर्फोलॉजी उनकी सेम होती है, यानी कि दिखने में वो सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं और लगभग समान लंबाई के होते हैं। ये आप यहां पर देख भी सकते हो। तो ये आपने समझा होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में कि लगभग समान लंबाई के होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, और दोनों ही समजात गुणसूत्र पर जो है सेम जीन होते हैं, सेम ऑर्डर में होते हैं। अब जो भी होमोलोगस पेयर है, जो भी होमोलोगस पेयर है जिनमें 2 हमारे समजात गुणसूत्र आ रहे हैं, उनमें से एक आता है हमारे मदर साइड से,
एक आता है हमारे मदर साइड से और दूसरा आता है फादर साइड से। इनमें भी एक मदर साइड से और दूसरा फादर साइड से। इनमें भी एक मदर साइड से दूसरा फादर साइड से। इनमें भी एक मदर साइड से दूसरा फादर साइड से। समझ में आया? मदर साइड से फादर साइड से, मदर साइड से फादर साइड से, सारे पेयर में यही चीज होगा कि एक मदर साइड से दूसरा फादर साइड से। जो शुक्राणु है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस से बनता है। जो आपके अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं, उनमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस से बनते हैं। फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। ये फादर के साइड से होता है, ये मदर के साइड से होता है। फिर इन दोनों में फ्यूजन होता है। शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में फ्यूज करते हैं और आपके बनते हैं ये 23 मिलाकर के 23 पेयर बनता है। ये 23 पेयर बनता है। इसी 23 में से एक क्रोमोसोम ये है और इसी 23 में से एक क्रोमोसोम ये है। जो भी क्रोमोसोम जो है फादर साइड से मिल रहा है उसी का एक कॉपी जो है मदर साइड से भी मिलता है और वही दोनों मिल करके पेयर बनाते हैं और जो कहलाते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये 22 पेयर तक जो है ये कहे जाते हैं ऑटोसोम्स, है ना, ऑटोसोम्स। और जो 23वां पेयर है वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो 23वां पेयर है ना, 23rd पेयर जो होता है उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि जो 23rd पेयर है वही डिसाइड करता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जो 23rd पेयर है उसमें अगर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है तो ये लड़का बनेगा, और दोनों के दोनों अगर एक्स है तो ये लड़की बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23rd पेयर वाले आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहे जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसी से सेक्स डिसाइड होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो मनुष्यों में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हम लोग 23 पेयर भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कहां से आते हैं ये क्रोमोसोम्स, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये सारे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब जब मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको मियोसिस करवाऊंगा सेट नंबर 2 में, वहां मैं बोलूंगा कभी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पास पास आ रहे हैं, कभी मैं बोलूंगा कि ये दूर दूर जा रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए वहां पर कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, क्योंकि वहां पर मैं वापस से ये चीज आपको बताऊंगा नहीं। इसीलिए आपको यहीं पर समझ लेना है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसी के साथ ये सेट नंबर 1 जो है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 2 में, और उसमें हम लोग कवर करेंगे मियोसिस को। जो मियोसिस है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है माइटोसिस के तुलना में, और कॉम्प्लेक्स होता है तभी तो वेरिएशंस आते हैं, तभी तो भिन्नताएं आती है। थैंक यू सो मच।